जाहिर है आप एकदम से छोटे मोटे कहीं प्रोग्राम्स कर रहे हैं और लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट करना है और उसके बाद जल्द ही यूएसए, कनाडा, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका का दौरा करना है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक इस बातचीत के इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते अब आपको अपने उस प्रोफेशन की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी जिसके लिए आपने पढ़ाई की थी, और अब आप पूरी तरह अपनी टेलीविज़न, रेडियो या इन दोनों से अलग वॉइस रिकॉर्डिंग्स और स्टेज एंकरिंग पर सरवाइव करने लग गए थे। क्या मैं ठीक समझा? ठीक से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि सर्वाइव से कहीं बेहतर था। हाँ। जी हाँ, नहीं पूरी तरह से नहीं, वो तो पीछे छूट गया था। मतलब वो इतिहास बन गया था, जहाँ तक मेरा सवाल है। तीसरी एक विधा शुरू हुई। मैं ये रिकॉर्डिंग्स तो बहुत करता ही था। कई बार ज़रूरत पड़ती थी रिकॉर्डिंग के समय कि भाई इसको सुधारना है। अब ईमान से कहता हूँ सिर्फ समय बचाने के लिए, नहीं तो वो राइटर को बुलाएंगे, वो आएगा, पता नहीं 1.5-2 घंटे लगेंगे, मैं कुछ कंप्लेन करूँ तो बुरा लगेगा। वो कहते हैं, मैंने कहा देखिए राइटर से कहिएगा बुरा ना माने। नहीं हम कहते हैं ना, वी आर द क्लाइंट, आई एम द एजेंसी, हम कह रहे हैं करो। तो उसको मैं तुरंत 2-3 लिख के दे देता, मतलब ऑप्शंस कि ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और इतने समय में। और समय बहुत जल्दी पकड़ लेते थे हम, क्योंकि 15 और 30 सेकंड के स्पॉट्स करते थे रेडियो। तो पूरा बोलने के बाद में कहता 29.5 सेकंड, कहाँ 29.6 करेक्ट। तो आसानी से कह सकते थे। टेलीविज़न पे भी यही होता था। जितनी फिल्में आती थी ना बाहर के, जिसको जो कैमरामैन न्यूज़ गैदर करके लाते थे, वो भी हमको लिखनी पड़ती थी। तो वो भी मैं बहुत जल्दी लिख देता था। तो लिखता मैं काफ़ी फास्ट था। तो मुझे क्या पता कौन कौन क्या देख रहा है और नोट कर रहा है। तो ऐसे एक थे श्रीधर क्षीरसागर करके, तो उनके लिए मैं काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करता था। तो वो कहता था ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये क्या है, जब तू कर, मैं बोलता हूँ ना कर, तो मैं अलग करके दे देता। उसने मुझे सडनली एक बार फ़ोन किया, हरीश आ जाओ ज़रा। कहाँ? एकदम चर्च गेट बहुत दूर। मुझे कहा कि ये पढ़ो, कुछ अंग्रेज़ी में 1.5 पन्ना था, कोई कहानी थी। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा है, अच्छा है, गुड, ठीक है, हम टेलीविज़न सीरियल बना रहे हैं। ही वॉज अ एड फिल्म मेकर। ये बात है 84 की, लगभग 84-85। टेलीविज़न सीरियल बना रहे हैं, तुम डायलॉग लिखोगे। डायलॉग मैं लिखूंगा, ये लो स्क्रीन प्ले, जाओ। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं आधा लिख लेता हूँ, आधा एपिसोड या 2 सीन 3 सीन। तो पहले हाँ मुझे वो कहानी बताने लगा। वो जो था वो तो जिसे वन लाइनर कहते हैं वो था। तो कहानी बताने लगा और मुझे कहा कि ये तुम्हें लिखना है। तो मैंने कहा बस आगे मत बताओ। कहा क्यों? उसको बुरा लगा ज़रा। मैंने कहा मुझे अगर डायलॉग लिखने हैं तो मुझे आगे की कहानी पता नहीं होनी चाहिए। कहा क्यों? दुनिया ऐसे लिखती है। मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे भी उतना पता होना चाहिए जितना दर्शकों को होगा उस पॉइंट पर। और मैं आज भी वो मानता हूँ कि अगर आपके पास रेडी स्क्रीन प्ले है, मुझे सिर्फ डायलॉग लिखने हैं, तो मुझे आगे क्या होने वाला है पता नहीं होना चाहिए, वरना मेरी लिखने की एटीट्यूड बदल जाएगी, एंगल बदल जाएगा, मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो कहा यू हैव अ पॉइंट देयर, यू हैव अ पॉइंट देयर, ओके टेक दिस। मैंने कहा यू श्योर श्रीधर, मैं कर पाऊंगा ये? तू कर। अब ये भी किस तरह से घटा था वो बाद में उसने मुझे बहुत बाद में बताया। तो ख़ानदान सीरियल का नाम ख़ानदान, द फर्स्ट व्हाट कॉर्पोरेट वॉर सीरियल इन इंडिया का, उसके मकाल में उसके संवाद मैंने लिखे थे और काफ़ी सराहे गए।
उसके बाद एक्चुअली उसके बाद मैंने काफ़ी गलतियाँ की, मतलब करियर वाइज मैंने, ऐसा मेरा ख्याल है, बहुत गलतियाँ की और बहुत लोगों को ना कहा। मतलब कितने कहूँ, जलाल आका से लेकर एकता कपूर तक कम से कम 11, 12, 13 लोगों को ना कहा, नहीं लिखूँगा। शायद ये भी था कि वॉइस से फोकस हट ना जाए। फिर मैंने सुबह नाम का सीरियल लिखा, ड्रग्स पे था, इनकार, सुकन्या, ग्रहण, छोटी बड़ी बातें, ऐसे कुछ लिखे। और तब मुझे बहुत कोफ्त होती थी, बुरा लगता था कि इतनी मेहनत आप लिखना, यानी आप अपने आप को उसमें उड़ेल देते हैं, उस स्क्रिप्ट में जो भी सामने काम है उसमें अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को आप कागज़ पे उतार रहे हैं कलम के माध्यम से, और नाम ठीक से नहीं दिया जाता, यानी क्रेडिट नहीं मिलती ठीक से, दाम तो भूल ही जाइए। तो ऐसा काम क्यों किया जाए? मैं ही अपने आप को एक पंच लाइन दे रहा था कि जहां ना दाम है ना नाम है, वो काम क्यों करें। तो फिर मैंने करना बंद कर दिया। हरीश जी, बातों का ये सिलसिला इतना दिलचस्प है कि दिल ही नहीं करता कि बातें ख़त्म की जाएं, लेकिन वक्त की एक पाबंदी है। तो बातचीत के इस हिस्से में फिर एक बार हम दर्शकों से इजाज़त लेंगे, लेकिन बातचीत अभी जारी है। ख़ास तौर पर दो चीज़ों के बारे में हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। एक तो समय की आवाज़ आप कैसे बने, उसकी कहानी, और दूसरा जिसे कहते हैं ट्रिक ऑफ द ट्रेड, अगर आप शेयर करना चाहें, जिसे कहते हैं आपके बहुत सारे लोग वो गुर, वो अपने अपने बिज़नेस की बारीकियां बहुत नहीं बताना चाहते, और लेकिन अगर आप बताना चाहेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि अगले हिस्से में हम इस पर बात करें। हरीश भिमानी के साथ बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी है। गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। आपको याद दिला दें, हमारे साथ हैं मशहूर वॉइस कास्टर, स्टेज कंपेयर और राइटर हरीश भिमानी। इसी बात ने, जो आपने कहा समय की आवाज़, उसी ने तो मुझे असमंजस में डाल दिया था जी। कि पहले तो ये कि समय है क्या, और दूसरा ये कि अगर समय, हाँ समय है, तो उसकी आवाज़ कहाँ से आई, और अगर आवाज़ है तो कैसी है, और अगर आवाज़ भी है तो वो कैसे बोलता है। तो ये इन सारे सवालों के साथ हमें मुक्कालात काफ़ी करनी पड़ी। राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ आवाज़ की दुनिया के जादूगर हरीश भिमानी। हरीश भिमानी के साथ बातचीत के पिछले हिस्से में आपने देखा, सीधी बात पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब देना। मैंने कहा नहीं, तुम लोग वो बोलने वाले ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बहुत बोलते हो। सीधा सवाल, लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट कंपेयर करना है, कितना पैसा लोगे? मैंने कहा पूछिए ये कि कितना दूंगा। सच में ये जवाब दिया। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार। हरीश जी, पूरा देश आपको समय की आवाज़ से पहचानता है कि समय की अगर कोई आवाज़ हो सकती है तो वो हरीश भिमानी की आवाज़ है। ये समय की आवाज़, समय जो कि खुद एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, उसकी कोई आवाज़ हो सकती है, ये कैसे आप तक पहुंची और आखिरकार आप महाभारत धारावाहिक के समय की आवाज़ बने? इसी बात ने, जो आपने कहा समय की आवाज़, उसी ने तो मुझे असमंजस में डाल दिया था कि पहले तो ये कि समय है क्या, और दूसरा ये कि अगर समय, हाँ समय है, तो उसकी आवाज़ कहाँ से आई, और अगर आवाज़ है तो कैसी है, और अगर आवाज़ भी है तो वो कैसे बोलता है। तो ये इन सारे सवालों के साथ हमें मुक्कालात काफ़ी करनी पड़ी। हुआ यूँ कि मैं रवि जी के लिए, रवि चोपड़ा के लिए
काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करता था। वो एडवर्टाइजिंग एड फिल्म्स बनाते थे, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते थे। तो एक दिन गूफी पेंटल का फ़ोन आया। वो प्रोडक्शन के तौर पे, एक्टर के तौर पे काम करते थे उनके साथ, कि तू आजा, आज ज़रा रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा अभी तो 7 बज गए हैं, मैं नॉर्मली शाम को करता नहीं हूँ, आवाज़ में वो फ्रेशनेस नहीं होती। कहा देख तू ये सब नाम बात कर, तू आ जा। कितने बजे? 10 बजे। मैंने कहा 10 बजे? खैर तू बस नखरा ना कर, आ जा। अच्छा, मैं पहुंचा। वहाँ क्या देखता हूँ कि ये ट्रायम्विरेट, त्रिमूर्ति, वहाँ है चोपड़ा साहब, B.R. चोपड़ा हिमसेल्फ, रवि जी कहीं नहीं थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा और पंडित नरेंद्र शर्मा। मैं तो सख्ते में आ गया। मैंने कहा ये क्या, नमस्कार। हाँ जी आओ बेटे। तो मैंने कहा स्क्रिप्ट, हमारी तो आदत थी रोज़ की स्क्रिप्ट मिले माइक दिखाने के शुरू हो गए। तो मैंने कहा हाँ जी लेवल, वहाँ से फरमान आया लेवल दो। तो बोलने से, रिकॉर्डिंग से पहले ज़रा 1-2 वाक्य बोल। तो मैंने कहा हाँ जी रोलिंग। मैंने कहा मैं समय हूँ और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत कोई इतनी देर में पीछे से चलने की आवाज़ आई मोजरी की और सुनाई दिया, बेटे ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। ये मुंह में पान भरे हुए राही साहब बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। बेटे फिर से पढ़ो, कोशिश करो। तो मैंने 3-4 बार किया। तो मैंने देखा कि वो असंतुष्ट थे, मैं भी असंतुष्ट था। अब मैं क्या करता, मुझे कहिए क्या करना है तो मैं पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या था, जो भी काम था गया, कोई बात नहीं। 2 दिन गए नहीं, फिर गुफी जी का फ़ोन, ओए हरीश तू आ जा। मैंने कहा क्या करना है? अरे वो जो नहीं हुआ, वो राही साहब बिग बॉस वगैरह थे ना, सब बिग बॉस कहते थे उनको, चोपड़ा साहब का। मैंने कहा देखिए यार गुफी जी, मैं दोबारा हूँ, मतलब मैंने ये चलन शुरू किया था कि हम जितनी बार रिकॉर्डिंग को जाएं उतनी बार रेम्यूनरेशन मिले, पेमेंट हो। तो ऑलमोस्ट गुस्सा हो गया, तू बस आ जा। मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाऊँ? मैं कहता हूँ इसलिए। मैंने कहा आप कहते हैं इसलिए आऊँ? हाँ। मैंने कहा तो ठीक है आ जाता हूँ। तो मैं फिर पहुँचा, अब के तो दोपहर का ही था। तो फिर उन्होंने कहा बेटे ये समय है। तो मैंने कहा ये कौन है? इस पता ही नहीं। अच्छा मुझे ठीक से ये भी पता नहीं था कि महाभारत सीरियल बन रहा है। अच्छा। नहीं पता नहीं था। तो उन्होंने समझाया कि ऐसे समय डिटी जो, मैंने कहा वाह कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे आज भी लगता है क्या कॉन्सेप्ट है कि सूत्रधार हो तो ये हो जो इतिहास का साक्षी है। यूँ समझिए कि वो सुखों को बांटता है और दुखों को हर लेता है। क्या होगा ना, आज भी है, पहले भी था, कल भी होगा। मैंने कहा तो फिर मतलब विजुअल का ऐसा था कि पहले उन्होंने सोचा था कि कोई व्यक्ति, कोई एक्टर होगा। उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ कॉस्ट्यूम्स वगैरह पे। फिर पता चला कि नहीं सिर्फ आवाज़ रखें। तो आवाज़ ऐसी हो, जो आवाज़ मतलब बोलना ऐसा हो कि जो लोगों को बांध के रखे, क्योंकि उसके ऊपर विजुअल क्या होगा तो कुछ नहीं, सिर्फ समय का चक्र घूम रहा है और कुछ ऋषि की तरह बैठा हुआ है, वो भी सिलुएट, उसकी छाया है। तो तीसरी बार फिर ऐसे ही मैंने कहा अब तो ओखली में सर, फिर मूसल से क्या डर, चलो करते जाओ। अब इतने बड़े लोग हैं, कुछ सीखने ही मिलेगा ना, और क्या। नहीं सच में मैंने यही सोचा कि यार इनसे तो सीखने ही मिलेगा, और क्या होगा। फिर कुछ हो नहीं रहा था। मैंने कहा अच्छा आपको भगवान की आवाज़ चाहिए ना? बेटे भगवान की आवाज़ नहीं चाहिए तो आकाशवाणी ना, ये आकाशवाणी नहीं हो रही है, ये समय है। अरे मगर समय कौन है? कोई पता है? तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है
कि एक ही वाक्य है, एक ही सेंटेंस है, वो मैं बोलूं, आप बोले और आप बोले, तो वही सेंटेंस है, वही मूड है, तो फिर हम तीनों अलग अलग क्यों लगते हैं? एक तो है टिम्बर, टिम्बर यानी आवाज़ की क्वालिटी, दूसरा है बोलने का तरीका। अब तरीका क्या है? इट्स रिदम, बोलने की रिदम। जैसे भाषा दर भाषा, ज़बान दर ज़बान भी वो बदले, रिदम बदलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ह्यूमन भी नहीं है एंड गॉड भी नहीं है, तो कुछ ऐसा हो कि आवाज़ तो मेरी रहे लेकिन इसकी रिदम नॉन ह्यूमन हो। तो कहा बेटे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताओ। अरे मैंने कहाँ कुल्हाड़ी दे मारी अपने पाँव पे। अब मैं माइक पे बैठा और मैंने सोचा क्या हो, व्हाट इज नॉन ह्यूमन रिदम, मैं कैसे नहीं बोलता और गंभीर भी हो, इसमें बहुत जैसे ऐसी बात कह रहा हूं कि ये अगर आपने नहीं सुनी तो आप वंचित रह जाएंगे, तो इतना कुछ इसमें डालूं और वो नॉन ह्यूमन। मैं समय हूं, तो मैंने कहा मैं समय हूं और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने आया हूं। ये महाभारत कोई दो भाइयों के बीच वगैरह। तो एकदम से पीछे से आवाज आई, बस इसको पकड़ के रखो। रिकॉर्डिस्ट से पूछा इसका रिकॉर्ड किया? तो कहाँ किया, बस इसको इरेज मत करना। तब ये थे ना सारे मैग्नेटिक, इसको इरेज मत करना, हर बार ये आए तो उनको ये पहले सुनाना। फिर मैंने कहा सर ये तो बहुत स्लो है, ये नहीं चलेगी, ये कैसे चलेगी, ये तो मैं ऐसे कोशिश कर रहा था। आपने कहा तो ये सही, आप क्या कहते हैं? चोपड़ा साहब ने कहा यही ठीक है, और पंडित जी ने भी कहा मुझे तो यही सही लगता है। मैंने कहा सर आपने कहा था विजुअल नहीं होगा कुछ, तो ये तो रेडियो की तरह हो गया, कौन बैठेगा टीवी पे, तो बंद कर देंगे, यही सही है। ओके पूरा पढ़ो। अभी वैसे पढ़ा, मैं पढ़ते पढ़ते बोर। मैंने कहा कि ये सही है तो मैं जितना हो सके एक्सप्रेशन देने की कोशिश करूं, क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं। मैंने कहा सर फिर से आप देखिए, नहीं यही सही है बस, और वो चले गए। अब 10-12 दिन के बाद फिर फोन मैंने कहा ये ख़त्म ही नहीं होता। तो गुफी जी ने कहा कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, अब देखो थोड़े चेंज है स्क्रिप्ट में, अब ब्रॉडकास्ट के लिए जा रही है टेप, तो आ जाओ, आ जाना एकदम, अभी देर मत करना, और देखो यहीं हो ना, बारगांव मत जाना। मैंने कहा हाँ क्या, तो आ जाओ। वहाँ गया तो स्क्रिप्ट में 3.5 मिनट है पहले एपिसोड में। तो पहले एपिसोड में मैंने देखा रिकॉर्डिंग पे कोई था नहीं, ये जो महारथी थे बड़े, कोई नहीं था। मैंने कहा ये मौका है, अभी हमको इतना धीमे बोलने की ज़रूरत ना है। तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा, सुनाया उसमें, मैंने कहा अरे ये धीमा धीमा कौन सुनेगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है रिकॉर्ड, मैं समय हूँ और आज आपको, मैंने अंदाज वो रखा, रिदम वो रखी, लेकिन रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। मैंने कहा सुनने में बेहतर लगता है ना। वो मुझे मालूम नहीं है, रिकॉर्डिस्ट ने कहा ठीक है ओके, और उसने लगा दिया, एडिट कर दिया, एडिट करके वो चला गया, टेप चला गया। दूसरे तीसरे दिन हुआ होगा, मुझे पता नहीं, ब्रॉडकास्ट। फिर जब मैं दूसरी बार रिकॉर्डिंग करने गया, सेकंड थर्ड एपिसोड की, तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि पहले राही साहब ने कहा है फ़ोन करना। मैंने कहा करते हैं, पहले ये कर ले, मुझे 2 रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। नहीं, राही साहब ने ख़ास कहा है कि पहले बात करवाना फिर रिकॉर्डिंग। तो मैंने फ़ोन किया, कहा बेटे आपसे कहा था, आपने रफ्तार बढ़ा दी। मैंने कहा हाँ ज़रा मैंने बढ़ा दी ज़रा, क्योंकि वो इतना धीमे नहीं, वही रफ्तार रखो। मैं क्या आर्ग्यू करूँ, एक बार फिर भी मैंने कहा राही साहब को सुनने में ज़रा ढीला नहीं लगेगा, खींच रहा है, झूल रहा है। नहीं
बस वही रखो, तुम कहो तो हम वहाँ आ जाएं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वही रखता हूँ। तो मैंने सच कहूँ बेमन से किया, और मुझे लगा था ये कभी नहीं होगा, लेकिन आज आपके सामने कह रहा हूँ मैं गलत था, वो सही थे। वो देख पाए कि हाँ ये चलेगा, और वो एक अंदाज बन गया। तो इसका जो रिदम, इसका जो बोलने का अंदाज है, उसका जन्म कुछ ऐसे, मतलब उसकी प्रसव वेदना बहुत भारी थी। आपने देखिए कहा कि लाइन एक ही होगी और 3 अलग अलग लोग जब उसे पढ़ेंगे तो 3 तरह से पढ़ेंगे। जब आप अपने एज अ वॉइस कास्टर आप कहीं होते हैं तो उसमें आप ऐसा क्या नया जोड़ते हैं कि आप उसे बिल्कुल अलग बना देते हैं? जैसे कि क्या वो पूरा ब्रीफ आपके सामने होता है कि इसे ऐसे पढ़ना है, या हिट एंड ट्रायल से वो चीज़ डिस्कवर की जाती है? बहुत नाजुक सवाल है, इसलिए कि हमें जब स्क्रिप्ट दी जाती है ना, तो वो आखिरी मरहला होता है, अंतिम चरण पे दी जाती है कि रिकॉर्डिंग शूटिंग सारी हो गई है, एडिटिंग हो गई है, किसी ने रिकॉर्ड भी किया है ताकि एडिटिंग सही हो, अब आप उसको, आप कुछ कर दीजिए, इसको ज़रा उभार दीजिए, बस कर दीजिए कुछ। नॉर्मली यही होता है। तो बिल्कुल आपने प्रोसेस बिल्कुल सही कही कि पिक्चर देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, और अगर म्यूज़िक है तो वो सुन लेते हैं, म्यूज़िक साउंड इफ़ेक्ट्स कि उसके ऊपर हो, क्योंकि आपको तो कुछ कहना है, डायरेक्टर, वो फिल्म मेकर कुछ कहना चाहता है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि उसके उच्चारण सही आप कर लीजिए तो आप जंग जीत लेंगे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ये उर्दू बोलते हुए भी बहुत मैंने देखा है अपने मुल्क में कि मुझे ज़रा इसके तलफ़ुज़ बता दीजिए, वो कहते हैं कि नुक्ता उक्ता ज़रा सही बता दीजिए, उससे उर्दू नहीं आती। आप उसका पूरा जो कहने का ढंग है वो समझें और इस तरह कहें कि मेरा कहने का ढंग यही है। वो मुझे लगता है कि समय में जो हुआ उसका एक कारण ये था कि मैंने ये सोच लिया हर बार, ये जैसे आवरण ओढ़ लिया कि मेरा बोलने का अंदाज, तरीक़ा यही है। तो वो आर्टिफिशियल कहीं नहीं लगा कि ऐसे क्यों बोल रहा है, ये कल तक तो ठीक ठाक था, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मगर उससे भी बड़ी बात कि जो आप जो बोल रहे हैं वो सुर में बोल रहे हैं या नहीं। देखिए गानों में तो बहुत सारे सुर हैं, सुर के बीच में भी सुर हैं, श्रुतियाँ हैं, मगर हम बड़े सौभाग्यशाली हैं हम बोलने वाले कि वो एक ही सुर है और वो सुर है जिसके साथ आपका जन्म हुआ। एवरीबॉडी इज़ बोर्न विथ अ नेचुरल पिच। तो उस पिच को आप पहले पहचानिए, आर्टिफिशियल पिच मत पकड़िए। एक तो फिजियोलॉजिकली आपके गले के लिए वो बहुत बुरा है। अगर लंबे अरसे तक आपने ऐसा किया तो आपको जानलेवा हो सकता है। वो हुआ है किसी का भी, जिसे फॉल्सेटो कहते हैं। आप फॉल्सेटो इस्तेमाल करते जाएं तो कुछ बुरा होता है, बड़ा नुकसान होता है। तो गलत वॉइस, गलत पिच, ये सोच के कि फलां की आवाज़ तो कैसी गहराती हुई है, मेरी नहीं है, कोई बात नहीं। तो मतलब आप गलत आभूषण मत पहनिए, गलत कपड़े मत पहनिए। दूसरा ये कि क्लैरिटी हो और आपका अंदाज हो। देखिए हरीश जी, जहाँ तक जिस मकाम पर भी आप हैं वहाँ तक पहुँचने में आपने ख़ुद भी कहा कि सीखने का कोई भी मौका हाथ से आपने जाने नहीं दिया, लेकिन ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है जहाँ तक आप पहुँचे, थोड़ा करके हर साल या हर डिकेड में कुछ नया सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने अनडू किया, जो आपकी कमज़ोरियाँ थीं जिसको आपने जीता?
या मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूं कि सीखने के दो पहलू हैं, ऑफ कोर्स डूइंग, लर्निंग, डूइंग समथिंग, मगर जैसे आपने कहा आई सेड पैरेलली अनडूइंग। तो मेरी पहली एक्सरसाइज ये होती है, और बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज होती है, कि ओपन योर ईयर्स टू द आउटसाइड। हम ये कभी नोटिस नहीं करते कि ये मेरा दोस्त है मलय, वो इस तरह से बोलता है, कभी ऐसा नोटिस करते नहीं। तो मैं कहता हूँ कि वो नोटिस करना शुरू कीजिए आप, और उसके ऊपर एक नोट बनाइए। ऐसे 5 के बारे में नोट बना के हम फिर डिस्कस करेंगे, उसमें क्या अच्छा है, उसमें क्या बुरा है। करूँ ऐसा तो है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि आवाज़ अच्छी है मेरी, लेकिन ऐसे मेरा बोलने का तरीका ऐसा है, तो मैं क्या करूँ, ऐसा मेरे को इससे नहीं बोलना नहीं कि अच्छा नहीं बोलता हूँ, आप इसे बोल देते हैं ऐसे। मैं ऐसे एक को जानता हूँ जिसकी आवाज़ शायद मुझसे अच्छी होगी, अगर लोग कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी है तो उससे कहीं अच्छी होगी, मगर वो ऐसे बोलता है। आज तक उसे किसी ने नहीं कहा कि भाई तुम वॉइस बिजनेस में क्यों नहीं हो, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम समवेयर एल्स। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को सुना ही नहीं है। हम नहीं देखते अपनों का। मुझे याद है मेरी बच्ची 3-4 साल की थी, तब मेरी पत्नी ने एक बार मुझसे कहा, वो कुछ बोली और मेरी पत्नी ने कहा कि बिल्कुल अपनी दादी माँ की तरह बोलती है। मैंने कहा क्या, मेरी माँ ऐसे बोलती हैं? मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो इतनी नज़दीक है, वो एक आदत बन जाती है। तो सुनना, घ्राणेंद्रिय एक आदत है। तो पहले ये पता करना है कि हम में क्या खामी है। अगर आपको कोई वो बताने वाला मिल जाए तो और अच्छी बात है। जैसे कि हम बहुत तेज़ बोलते हैं, वी स्पीक इन स्पर्ट्स। दूसरी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम, ख़ास करके हम भारतीयों में ये एक बुरी आदत है कि हम अपने वाक्य पूरे नहीं करते, प्रॉबेबली बिकॉज वी बैटल विद सो मेनी लैंग्वेजेस। मेरी मातृभाषा, मेरी स्कूल की भाषा, मेरे आसपास की भाषा, मेरे राज्य की भाषा, मेरे राष्ट्र की भाषा और अंग्रेजी। नहीं, सिर्फ शायद ये भाषा का ही मामला नहीं होता होगा, वो आपके व्यक्तित्व के विकास की भी कोई गुत्थी होती होगी, जो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको हिलाकर रखती होगी। शायद अगर आप भाषा को मास्टर भी कर लें तो भी आप एक मुकम्मल वाक्य बोल सकें, उसके रास्ते में कोई रोड़ा होती होगी। नहीं, मेरा ये ख्याल है, आई एम श्योर आपके सारे विश्लेषण बड़े गहन होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमारे स्कूलों में पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना नहीं सिखाया जाता। बाहर की पाश्चात्य स्कूलों में पढ़ने के साथ बोलना भी सिखाया जाता है, बाकायदा उसके वर्ग होते हैं और उनको बताया जाता है, ताकि कम से कम जो भाषा वो सीख रहे हैं, और ज़्यादातर एक ही भाषा होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं अमेरिका गया था कुछ रिकॉर्डिंग्स करने, अंग्रेज़ी में कुछ 18 डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, तो वो बहुत कौतुक करते थे कि आपकी भाषा इतनी अच्छी है। मैंने कहा ये मेरी चौथी भाषा है, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। तो कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा बहुत फ़र्क पड़ता है। आई सेड व्हेन यू वर बोर्न यू क्राइड इन इंग्लिश। जब मैं पैदा हुआ तो मैं कच्छी में रोया था। बहुत बड़ा अंतर है। तो क्योंकि हम सोचते एक में हैं, उसको झट से ट्रांसलेट करते हैं, तो अगर आप ये आदत डाल सकें कि जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसी में सोचें, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल थोड़ा है, अवरोध हैं इसमें, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। और चूंकि हमको बोलना कभी सिखाया नहीं जाता या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, माता पिता कभी कहते नहीं, क्योंकि वो तो यही कहते हैं, ओ मेरा बच्चा कितना अच्छा बोलता है, जैसा भी बोलता हो। बाहर वाला सुनता है तो वो कहता नहीं है या वो भी नोटिस नहीं करता, उसकी वजह से वो आदत बिगड़ती ही जाती है। तो अनडू करना तो डू करने से, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो बहुत ज़रूरी भी है। और आखिर में हमको बताइए, हरीश जी, के कुछ लोगों के अपने अपने टोटके होते हैं अपने काम को करने के।
मसलन सुनते हैं कि अमिताभ बच्चन वॉइस ओवर करते वक्त आइस क्यूब्स गिलास में रखकर उससे जो पानी बनता है उसको वो पीते जाते हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि भाई ठंडा पानी पीने से गला ख़राब होता है। कोई नींबू, कोई दही, कोई सुबह करता है, कोई रात में करता है, कोई सिगरेट पीकर अपनी आवाज़ में बेस पैदा करता है। ये तो कुछ टोटके आपके भी हैं क्या? मेरा एक ही है। आपने ये बहुत अच्छा बताया बर्फ़ का। नूरजहां जी के बारे में मशहूर है, जो इतनी बड़ी गायिका थी, कि उनको बर्फ़ का नशा है। पहले क्या होता था कि गाना एक साथ गाना पड़ता था, आज की तरह नहीं था टुकड़े टुकड़े में गा सकते हैं। तो 3, 4, 5, 10 रिहर्सल्स होते थे म्यूजिशियंस के साथ। तो कहता है हाँ अभी तैयार लाओ भाई। तो उनको जैसे शराब के बारे में कहा जाता है ना, ऑन द रॉक्स, तो उनको सिर्फ रॉक्स दिए जाते थे और वो सिप करती रहती थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद और गाना गा रही हैं, चालू गाने में ऐसे जाके थोड़ा कर लिया। तो ये तो एक गलत फहमी है, वो बड़ी खूबसूरत गलत फहमी है, क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तला हुआ नहीं खाता, मैं अरे भाई ठंडा तो मेरे नज़दीक ही मत रखिए। बड़ा अच्छा लगता है ना कि ये किस प्रोफेशन में है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपका जिस दिन गला ख़राब हो फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर तो यह है कि आपको रास्ते पर भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन है। क्योंकि जो गले के पेशेवर हैं, व्यवसायी हैं, वो अपना गला इस्तेमाल, अपनी स्वर पेटी इस्तेमाल कर करके उसको बहुत नाजुक बना देते हैं। तो हो सकता है किसी पर इसका असर पड़ता हो, ठंडा, खट्टा, तला हुआ। ने मेरे ऊपर कभी नहीं पड़ा, सिवा के गला ख़राब हो, होश हो। और मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि अगर ये आपने ये तीनों चारों चीज़ें छोड़ दी तो आपके बोलने का, गले का, टिम्बर का लोच भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी। एंड यू विल बिगिन टू साउंड मोनोटोनस, योर टिम्बर विल साउंड मोनोटोनस। तो ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सिगरेट का सवाल है, जितनी जल्दी छोड़ें उतना अच्छा है। हालांकि मुझे इन ENT स्पेशलिस्ट ने कहा कि सिगरेट पीकर 10 मिनट तक आपका सुर थोड़ा सा नीचे होता है। मैं ये जो आपने टोटका कहा, उसमें एक ही चीज़ करता हूँ, और वो है हर बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। एक तो मैंने कहा कि स्क्रिप्ट देख के मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसे पहले समझता हूँ, आत्मसात करता हूँ, और बोलता नहीं हूँ, बताता हूँ। मैं एक्चुअली ये इमेजिन करता हूँ, ये कल्पना, तसव्वुर करता हूँ कि सामने कोई बैठा है और यूँ करते करते मैं उसको बताता हूँ। मगर जहाँ तक एक्चुअल टोटके, और हाँ, आई कंटिन्यू डूइंग माई वोकल एक्सरसाइजेस। वो तरह तरह की 3 चीज़ें हैं। हाँ, कहिए, वो बताइए ज़रा। बहुत लंबी बात है। अच्छा, There's a 5-speed read, then understanding a passage, और अगर आपको अपने टिम्बर, अपने रेंज पे काम करना है तो एक्चुअली हारमोनियम पर बैठकर एक सुर पकड़िए और उस सुर में बोलिए। बड़ा अजीब लगेगा, अब गाएं, अकेले बैठ के गाएं तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अकेले बैठ के बातें करें तो बुरा लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, कॉन्शियस रहिए कि आप उसी सुर में हैं या नहीं। तो मैं ये करता हूँ, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि आपको अपने सुर में रहना चाहिए। गाने की बात कुछ और होती है, लेकिन गाने में भी अपना सुर हो, वही सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा गाता है। तो मैं हर रिकॉर्डिंग से पहले अपना सुर ढूंढ लेता हूँ, अपने आप को याद दिला देता हूँ, और मेरे लिए वो उसका सबसे अच्छा तरीका है चांटिंग ऑफ ओम। कभी करके देखिएगा, ओम शब्द हो, कोई हो, लेकिन चूंकि ओम में सारे वावल्स हैं, इसलिए ओम। तो और वो अंदर से निकलता है, ओम। तो ये मेरी नेचुरल पिच है। आपने देखा मैं इसी में बोलता रहा हूँ। और आपको ज़रा अजीब लगा जब
इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैंने आई इंटोन्ड ओम. It has no religious ramification, but it has, because my work is my religion. जिस तरह एक एक्टर को मुझे नहीं मालूम, उसमें एक्सेप्शंस भी होंगे, कि उन्हें अपना चेहरा बहुत प्यारा होता है, या आपकी अपनी बहुत प्यारी चीज़ जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी की गाड़ी को कभी मध्यम और कभी तेज़ रफ्तार से चलाते हैं जी. और वही आपका सब कुछ है. क्या आपको अपनी आवाज़ से बहुत प्यार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं है. मैं इस इंतज़ार में रहता हूँ कि कब मेरा बोला हुआ मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और कहीं कहीं कोई ही मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं. मुझे लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं. अभी लग रहा है कि इसका एक्सपर्ट नहीं बोल रहा. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद वो मैं सुनूं तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये बोलने का तरीका ये है, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट माई रिदम, माई टिम्बर, माई प्रोजेक्शन, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ खुल के. तो नहीं, ये मैं नहीं मानता कि मुझे मेरी आवाज़ से प्यार है. नो, आई एम नॉट इन लव विथ माई वॉइस. हाँ, ध्यान ज़रूर रखता हूँ, इसलिए क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का ज़रिया बन गया है. और एक बार मुझे याद है, जिस व्यक्ति को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत बड़े गुणी संगीतकार हैं और अच्छे विचारक हैं, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर. एक बार ऐसी कुछ बात हो रही थी तो उन्होंने बात काट के कहा, हरीश जी, आप क्या अपनी वॉइस के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं? संभालो संभालो. वो ऐसे दो टूक बात करते हैं और वो मेरे जहन में रह गई है कि डोंट गेट कॉन्शियस अबाउट इट. जो है सो है. मुझे नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन बन के बोलते हैं. उनकी है ऐसी आवाज़. जब वो स्टेज पर से बात करते हैं, चलिए वो एक्टर के तौर पे वॉइस एक्टिंग करते होंगे, एक बार मान भी लें तो, मगर आम तौर पे जब बात करते हैं, मैंने 25 बार बात की है, या स्पीच देते हैं, तो क्यों इतने अच्छे लगते हैं? बिकॉज ही इज़ हिमसेल्फ. हाँ, बट ही इज़ सच अ हिमसेल्फ विच वी लाइक. बिल्कुल. आखिर में बताइए हरीश जी, 36-37 साल पहले जब आपने इस प्रोफेशन से प्यार किया होगा, और तब उसमें जो जिसे कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो थीं और जो आज हैं, उस सिलसिले में, क्योंकि अगर कोई नए वॉइस एस्पायरेंट वॉइस आर्टिस्ट अगर इस पेशे में कदम रखना चाहते हैं, तो कौन से एवेन्यूज़ हैं जो उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? जब मैं आया और आज कितना फ़र्क है वॉल्यूम में. एक्सपैंड ही नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियली ही नहीं, ये एक्सप्लोड हुआ है. कि जैसे मैंने कहा ना, जहां टूटी फूटी पगडंडी थी, वो एक्सप्रेस वे बन गया है. अब एक्सप्रेस वे पे कितने वाहन चल सकते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और आज जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपना अपना माध्यम समझ के चलते हैं और ये बढ़ता ही जाएगा. याद रहे, कंप्यूटर पर आप कितनी देर, कितने दिनों तक पढ़ते 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 जाएंगे. इसी कारण ई लर्निंग शुरू हुआ. आप कितनी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज़ अगर आप सुने और आप ज़रा बेध्यान हो गए तो आप पीछे जाके फिर से सुन लीजिए. तो आज माध्यम बढ़ गए और माध्यम की वजह से काम बढ़ गया, काम की वजह से बहुत डिमांड बढ़ गई है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज पेरेंट्स आके, माता पिता आके कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये करना है, तो आप बताइए. मैंने कहा, पहले तो बच्चे में थोड़ा पागलपन तो है ना, वो ये चाहता है, यानी कि पैशन है ना, ऐसा ना हो कि वो छिछला हो. पैशन कि नहीं, दूर से तो बड़ा अच्छा लगता था.
पहले जो था वो तो है ही, यानी कि एडवर्टाइजिंग, डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट्स, ऑडियो विजुअल थे वो चले गए, उसका स्थान वीडियो ने ले लिया। उसके बाद कंप्यूटर पे कितने माध्यम आ गए, देयर इज़ यूट्यूब, देयर इज़ व्हाट्सएप में देखिएगा और ऑडियो बहुत बढ़ेगा। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा माध्यम है, ट्विटर एक बड़ा माध्यम है, फेसबुक बहुत बड़ा माध्यम है, और प्रोफेशनली भी ई कॉमर्स है, सीडी रोम्स हैं, डाउनलोडेबल ऑडियो हैं, डाउनलोडेबल स्टोरीज, देयर आर ऑडियो बुक्स, देयर आर ई बुक्स विथ ऑडियो, हर जगह ज़रूरत है। ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं है कि 4 साल का कोर्स करना पड़े। हाँ, आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ही को अपने आप को सिखाना है। तो जैसे हमने बात की कि क्लैरिटी हो, काफ़ी कुछ अनडू करना है डू करने से पहले, अपनी बोलने की जो शायद ख़राब आदतें हों, जिस पर आज तक ध्यान ना दिया हो, उस पर देना है। मगर आदतें बदलना आसान नहीं है, वो व्यक्तित्व बदलने जैसी बात है। मगर नहीं, आपका जो नए आना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, और फिर हमारे यहाँ तो कितनी भाषाएं हैं, 16 तो मुख्य भाषाएं हैं, इन सब में ये काम हो रहा है। हाँ, जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं उस भाषा का सम्मान करें, उसको छोटा ना समझें कि मुझे तो अंग्रेज़ी आती है तो इसमें क्या रखा है। नहीं, क्योंकि जब आप संचार माध्यम पर हैं, रेडियो पर हैं, टीवी पर हैं, तो आप मेयार बन जाते हैं, आप स्टैंडर्ड बन जाते हैं। पीपल रेफर ए प्रोनाउंसिएशन और ए थिंग विथ व्हाट यू हैव सेड। ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि लेकिन तब आपने ऐसा कहा था। मैंने कहा अरे इनको कहाँ से याद है, मैं भूल गया। नहीं, मगर ये ना भूलें कि आप खुद एक स्टैंडर्ड बन जाते हैं। इसलिए प्लीज़ टेक योर लैंग्वेज सीरियसली। हाँ, इफ़ यू आर अ रेडियो जॉकी, अब आप उस तरह के रेडियो जॉकी हैं जो सिर्फ मस्ती करता है, तो बात और है। इन शॉर्ट, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और अभी इसका अंत नहीं है, अभी तो और बढ़ता ही जाएगा इनफाइनाइटली। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भीमानी जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने वॉइस कास्टर, स्टेज कंपेयर और राइटर हरीश भीमानी। कुछ कहना चाहते हो हरीश भीमानी के साथ आज की गुफ्तगू के बारे में, तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।